नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना ऑल इंडिया नीट टेस्ट। आज इसका 9th टेस्ट था। आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। तो आइए सेशन स्टार्ट करें। और ये सेशन है इस मिशन के अकॉर्डिंग। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने, प्लाज्मा ऑफ ब्लड इज। तो ब्लड आप सबको पता है, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसमें क्या क्या है? तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो इसमें पूछा गया प्लाज्मा ऑफ ब्लड कैसा होता है। रेड कलर्ड है, नॉन विस्कस फ्लूइड है, नियरली 75% ऑफ द ब्लड, या 8 to 10% नॉन वाटर। तो प्लाज्मा का अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर है, प्लस इसमें 6 to 8% ये प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। इसके अलावा प्लाज्मा में यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा विटामिन्स, हार्मोन्स, प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये सब यहाँ पर प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो रेड कलर्ड यहाँ पर गलत हो गया। ये येलो कलर्ड है, पेल येलो कलर, स्ट्रॉ कलर्ड होगा। लाइट येलो का ही टिंज है। नॉन विस्कस, ये नॉन विस्कस नहीं, ये विस्कस फ्लूइड होता है, चिपचिपा सा होगा। और 75% ऑफ द ब्लड गलत है। प्लाज्मा जो है ये 55% ऑफ द ब्लड है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स यहाँ पर 45% है। 8 to 10% नॉन वाटर। तो ये सही है, यहाँ पर 90 to 92% वाटर हो गया, बाकी जो बचा है 8 to 10% ये नॉन वाटर। तो करेक्ट आंसर होगा 91 का 4। ये यहाँ से लिया गया है, एनसीईआरटी 1, पेज नंबर 193। स्ट्रॉ कलर्ड, ये स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड constituting nearly 55% of the blood, 90 to 92% of the plasma water, and proteins constitute 6 to 8%. Next question, question number 92nd. Plasma without clotting factor is called. तो प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिए जाएं, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स वैसे होते हैं, रोमन नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है इनको 1 to 13 तक। इसमें फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, थ्रोम्बिन, और इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर 8 and 9 ये हीमोफीलिया से रिलेटेड है। इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है हीमोफीलिया ए और बी में। और ये हीमोफीलिया बी में। तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये हो गया सीरम। सीरम क्या है? ये फ्लूइड कंपोनेंट होगा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स इसके एब्सेंट होंगे। तो जो फ्लूइड पार्ट है, 92 का करेक्ट आंसर होगा 3rd। पेज नंबर है ये 194। नाउ क्वेश्चन नंबर 93rd। एल्बुमिन्स इन ब्लड प्लाज्मा आर इन्वॉल्व इन। तो एल्बुमिन यहाँ पर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं 6 to 8% ब्लड में, ये इसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। तो एल्बुमिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या है? ये ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑन्कोटिक प्रेशर जो होगा ये वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी होगी।
वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ऑस्मोटिक बैलेंस, ब्लड पीएच, बफरिंग। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 93rd का थर्ड। इसमें एल्बुमिन है, फाइब्रिनोजन जो क्लॉटिंग से रिलेटेड है, और ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो है ये एंटीबॉडीज, और इसमें से भी गामा ग्लोबुलिन। Now question number 94. Given below are two statement, healthy individual has 12 to 16 gram of hemoglobin in every 1000 liter. तो ये 1000 लीटर में नहीं, ये 100 ml ऑफ ब्लड में। तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। तो ये सही है, यहाँ पर आरबीसी का लाइफ स्पैन सही दिया हुआ है, डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होता है, इसीलिए स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये इनकरेक्ट और ये करेक्ट। आंसर विल बी फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, द मोस्ट अबंडेंट ग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इसमें मोस्ट अबंडेंट है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज है 60 to 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। इसके बाद फिर यहाँ पर स्नोफिल्स ग्रैनुलोसाइट्स में, स्नोफिल्स का है 2 to 3%। बेसोफिल्स ये सबसे कम है, इनका है 0.5 to 1%। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स और बेसोफिल्स। ग्रैनुलोसाइट्स हैं ये लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये होते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। इसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स का जो परसेंटेज है ये है 20 से 25%, 20 to 25%। और मोनोसाइट्स का जो परसेंटेज है ये 6 to 8%। तो यहाँ पर मोस्ट अबंडेंट ग्रैनुलोसाइट्स हुए न्यूट्रोफिल्स। और ये यहाँ पर मल्टी लोब्ड होता है न्यूट्रोफिल्स में, न्यूक्लियस इनका। स्नोफिल्स में ये बाई लोब्ड है, और बेसोफिल्स में ये एस शेप्ड है। इनके न्यूक्लियस के शेप्स भी इंपॉर्टेंट है। तो 95 का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। पेज नंबर है इसका 194। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स अभी हम लोगों ने देखा था, दीज आर टाइप ऑफ ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है। तो फैगोसिटिक इन नेचर सही है, 6 to 8% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, ये भी ठीक है। टाइप ऑफ ए ग्रैनुलोसाइट, ये भी ठीक है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, तो ये जो हैं ये केमिकल्स ये रिलीज होते हैं बेसोफिल्स के द्वारा। ब्लड में जो सेल्स हैं वो बेसोफिल्स, और ये वैसे मास्ट सेल्स जो हैं वो भी ये सिक्रीट करती हैं। इसमें से हिस्टामिन जो है ये प्रो इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और ये वैसोडाइलेटर। सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, और हेपेरिन ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट। तो नॉट ट्रू पूछा गया, 96 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, एंटीबॉडीज फाउंड इन ब्लड ऑफ ए पर्सन विद ए ब्लड ग्रुप इज आर। तो यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप जो होगा इसमें आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। ब्लड ग्रुप जो भी हैं ए बी और ओ, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंटीजन प्रेजेंट है, तो जैसे यहाँ पर ए है तो ये ए एंटीजन, यहाँ पर बी है तो बी एंटीजन, यहाँ पर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर नील। यहाँ पर पूछा गया इसमें एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज जो होंगी यहाँ पर कहाँ प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगी,
और यहाँ पर जो एंटीबॉडी होगी एंटी बी एंटीबॉडी, क्योंकि अगर एंटी ए होती तो ये जो आरबीसीज हैं ये सारी क्लम्प हो जाती। तो यहाँ पर एंटी बी एंटीबॉडीज करेक्ट आंसर होगा 97 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले इसका पेज नंबर ये 195 से है। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, एंटीबॉडीज फाउंड इन ब्लड ऑफ ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ इज आर। ब्लड ऑफ ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ में देखा जाए तो एंटी बी एंटीबॉडीज, एंटी ए एंटीबॉडीज, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर भी आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे प्लाज्मा में एंटी ए भी होगा और एंटी बी भी होगा एंड एंटी बी। तो चूंकि यहाँ पे आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं है इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर किसी भी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। और इसमें भी अगर ओ निगेटिव है तो ये यूनिवर्सल डोनर। ओ निगेटिव का मतलब आरएच फैक्टर भी यहाँ पर एब्सेंट होगा। तो करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2, एंटी बी एज वेल एज एंटी ए। 98 का करेक्ट थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, ये एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 195 से। Now question number 99, given below are two statement, statement 1 and statement 2. Nearly 20% of the humans have no RH antigen on the surface of their RBC. तो RH पॉजिटिव मैक्सिमम है, 80% RH पॉजिटिव होता है, जिसपे RH एंटीजन नहीं है वो RH निगेटिव हुआ। तो नियरली 20% ये सही दिया हुआ है। A special case of RH incompatibility has been observed between RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus. ये सही है। जब फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव होगा तो पहला जो चाइल्ड होगा, फर्स्ट चाइल्ड, इसको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसकी वजह से RH पॉजिटिव ब्लड जब इसमें मिक्स होगा तो इसमें RH एंटीबॉडीज मदर में बन जाएंगे। तो नेक्स्ट जब प्रेगनेंसी होगी उसमें RH पॉजिटिव फीटस जब बनेगा तो इन RH पॉजिटिव का डिस्ट्रक्शन होगा जो एंटीबॉडीज बनी है उसके द्वारा। तो इसकी वजह से जब आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा तो ये एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हीमोलिटिक एनीमिया। और इसके अलावा RH पॉजिटिव में हीमोलिटिक एनीमिया होगा, जॉइंटिस भी होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन की जब मेटाबॉलिज्म होगी तो यहाँ पर बिलिरुबिन प्रेजेंट होगा। इसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस कंडीशन को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, पेज नंबर 196। Given below are two statements, statement 1 and statement 2. Blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or trauma. Coagulation और clotting, ठीक है। Coagulum is formed mainly of dead RBCs. तो जो क्लॉट बनता है या कोगुलम जो बनता है, कोगुलम इज क्लॉट फॉर्म्ड बाय द मेनली बाय द फाइब्रिन कंपोनेंट। जो इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है मेनली बाय फाइब्रिन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्लस इसमें डेड आरबीसीज, फिर इसके बाद यहाँ पर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कंपोनेंट देखा जाए तो मेनली यहाँ पर फाइब्रिन होगा। कोगुलम इज फाउंड मेनली ऑफ डेड आरबीसीज, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 यहाँ पर इनकरेक्ट। पेज नंबर है ये 196, एनसीईआरटी 1। इट इज ए क्लॉट और कोगुलम mainly of a network of fibrin threads called fibrin.
Question number 101. Given below are two statements. Thrombin is formed from prothrombin by an enzyme called thrombokinase. तो ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, और थ्रोम्बिन जो होता है फिर ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। यहाँ पर होगा थ्रोम्बोकाइनेज प्लस कैल्शियम। तो ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। एन इंजरी स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। तो ये भी यहाँ पर सही है, प्लेटलेट से प्लेटलेट फैक्टर्स रिलीज होंगे जिसकी वजह से कोगुलेशन स्टार्ट होगा। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। 101 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। पेज नंबर है इसका 196, एनसीईआरटी 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, an elaborate network of vessels called the lymphatic system collects the interstitial fluid and drains it back to the major arteries। तो नेटवर्क ऑफ वेसल्स ये लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है और ये कलेक्ट्स द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर आर्टरीज। तो यहाँ पर बाकी सब सही था, बट ये मेजर आर्टरीज में नहीं, ये वेन्स में रिलीज करता है। यहाँ पर वेन्स होना चाहिए था, राइट सबक्लेवियन वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। लिम्फ इज एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। तो ये ठीक है, ये मिडिल मैन का काम करता है। लिम्फ को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड क्योंकि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बना होगा, और ये फाइनली ब्लड टिश्यू फ्लूइड को एक्सेस जो है वो ले जाकर ड्रेन कर देता है मेजर वेन्स में। तो इसलिए ये, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 102 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 103। ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट passes through large vessels into open spaces or body cavities called sinuses in। तो ये साइनसेस में ब्लड पंप होगा जिसमें ओपन और क्लोज्ड दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पर ब्लड साइनसेस, जो ओपन साइनस स्पेसेस होंगे उनको साइनसेस बोला जाएगा, उसमें जाएगा। और क्लोज टाइप में यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। तो क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये प्रेजेंट है कॉर्डेट्स में। इसके अलावा मोलस्का का एक ग्रुप है और एनिलिड्स। मोलस्का का ग्रुप है, इसे बोलते हैं सिफेलोपोडा, इसमें प्रेजेंट है ये। सिफेलोपोडा के एग्जांपल्स जैसे ऑक्टोपस, लॉलिगो। तो 103 का करेक्ट हुआ यहाँ पर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। 103 is first. Now we move to next question. Question number 104. पेज नंबर है ये 197. Now question number 104. Which of the following statement is false regarding blood circulation in amphibians? तो false statement हुआ 3 chambered in heart, ये सही है। 3 chambered हैं, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल, जहाँ पर मिक्स ब्लड होगा। मिक्स्ड ब्लड फिर ट्रंकस आर्टेरियोसस में जाएगा जहाँ स्पाइरल वॉल प्रेजेंट है, सेपरेट करेगा ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, सही है। मिक्स ब्लड है। सिंगल वेंट्रिकल पंप्स आउट मिक्स ब्लड, ये भी ठीक है। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये गलत है। लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो आएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए था।
करेक्ट आंसर होगा 104 का फोर्थ। पेज नंबर है ये 197। नाउ क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के रिस्पेक्ट में कौन सा फॉल्स है? तो एक्टोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन सिचुएटेड इन thoracic cavity, situated between the two lungs, slightly tilted to the left। तो एक्टोडर्मल नहीं है, ये मीजोडर्मल ऑर्गन है। और ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट, यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, मस्कुलर टिश्यू भी है और न्यूरल टिश्यू भी है। सिचुएटेड thoracic सही था, बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। आंसर होगा इसका फर्स्ट। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 198 से। क्वेश्चन नंबर 106, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, हार्ट फेलियर इज सेम एज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट ये सेम है, गलत। हार्ट फेलियर जो होता है ये पंपिंग फेलियर, व्हेन हार्ट इज नॉट एबल टू पंप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड, तो इसको बोला जाएगा पंपिंग फेलियर। और कार्डियक अरेस्ट व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, जब हार्ट बीट स्टॉप हो जाए तब इसे बोला जाएगा कार्डियक अरेस्ट, तो गलत हो गया। हार्ट अटैक इज सेम एज एंजाइना पेक्टोरिस, ये भी गलत। सडन ब्लड सर्कुलेशन जब रिड्यूस हो जाएगा तो सडन डैमेज ऑफ मायोकार्डियम, इसे बोला जाएगा हार्ट अटैक। और एंजाइना पेक्टोरिस इसमें एक्यूट चेस्ट पेन होगा, ये भी ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। लेकिन ये ज़्यादा सीवियर होगा, इसमें मसल डैमेज होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, आंसर होगा सेकंड 106। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107, पेज नंबर था इसका 203। coronary artery disease is caused by deposits of which makes the lumen of arteries narrow। तो यहाँ पे जो करोनरी आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती, इनका ल्यूमिन नैरो हो जाता है, प्लाक का फॉर्मेशन होगा। किस वजह से होता है? तो कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, इन सब का डिपोजिशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 107 का फोर्थ। पेज नंबर है इसका 203। नाउ क्वेश्चन नंबर 108, ह्यूमन हार्ट इज ऑटो regulated by specialized muscles also known as मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इंटरकलेक्टेड डिस्क, नोडल टिश्यू। तो यहाँ पे जो कार्डियक मसल्स हैं यही मॉडिफाई हो जाते हैं, आर मॉडिफाइड इनटू नोडल टिश्यू। और ये हार्ट की जो एक्टिविटी है ये ऑटो रेगुलेटेड होगी। ये इम्पल्स जनरेशन का भी काम करते हैं और इसको मेंटेन रखते हैं, इसीलिए ये ऑटो रेगुलेटेड है। इम्पल्स जनरेशन एज वेल एज मेंटेन इट। तो यहाँ पर ऐसे नोड, इसको बोला जाता है पेस मेकर, क्योंकि इसकी इम्पल्स जनरेशन की एक्टिविटी सबसे फास्ट होती है। यहाँ पर ये 70 to 75 बीट्स पर मिनट। इसके बाद ये आएगा एवी नोड। एवी नोड के बाद फिर ये एवी बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल के बाद फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। और इसके बाद फिर यहाँ पर इसकी जो फाइनर ब्रांचेस होती हैं उनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी परकिंजे फाइबर्स और राइट वेंट्रिकल में भी फाइनली प्रेजेंट होंगे परकिंजे फाइबर्स। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर फोर्थ, नोडल टिश्यू। पेज नंबर है ये 202। नाउ क्वेश्चन नंबर 109, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स। पैरासिम्पैथेटिक
सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो होगा ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा, इंक्रीज द हार्ट रेट, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ये कार्डियक आउटपुट को भी कम करेगा, हार्ट रेट को भी कम करेगा, रेस्टिंग कंडीशन में काम करता है, डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस कार्डियक मस्कुलेचर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, बोथ 2 एंड 3। सिंपैथेटिक का इसके अपोजिट होगा, वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा देगा। तो एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 202 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 110, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स, ठीक है, एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स होंगे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये कहलाते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। ये इमरजेंसी हार्मोन इमरजेंसी की कंडीशन में रिलीज होंगे तो ये हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करेंगे, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का काम करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करेगा। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो सिंपैथेटिक नर्व से जो आएंगे वो भी हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। आंसर हो जाएगा 110 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, ट्यूनिका मीडिया इन वेन्स इज थिनर एज कंपेयर टू आर्टरीज। वेन में ट्यूनिका मीडिया थिनर है, ठीक है, आर्टरी में वॉल जो होती है थिकर होती है, क्योंकि इसको ज़्यादा प्रेशर बियर करना होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में। तो ये सही है, ट्यूनिका मीडिया इज थिनर। ट्यूनिका एक्सटर्ना इज मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ये गलत है। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया आउटर मोस्ट लेयर है, और इसमें मेनली प्रेजेंट होते हैं कोलेजन फाइबर्स, प्लस यहाँ पर इलास्टिन भी हो सकते हैं, लेकिन मेन है कोलेजन। तो ये यहाँ पर गलत हो गया, मस्कुलर लेयर नहीं है। स्टेटमेंट 1 सही है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। 111 इज थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 112। इन ह्यूमन बीइंग राइट एट्रियम रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम। तो राइट एट्रियम ब्लड कहाँ से रिसीव करेगी? ये वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। यहाँ से जो अपर नेक के ऊपर से ब्लड लेकर के आएगी इम्प्योर ब्लड, वो सुपीरियर वेना केवा, और जो नीचे से लेकर के आ रही हैं इंफीरियर वेना केवा, इन्हीं को बोला जाएगा मेजर वेन्स। तो बोथ 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। आंसर हो जाएगा 112 का 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, पेज नंबर है ये 202। AV bundle continues from AV node and passes through atrioventricular septa to emerge on top of। तो ऐसे नोड यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद AV नोड, और उसके बाद फिर ये एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ये यहाँ पर बीच में वेंट्रिकल्स। तो इसका अगर सीक्वेंस देखेंगे, यहाँ पर ये ऐसे नोड, ये यहाँ पर AV नोड, ये यहाँ पर इसके बाद होगा एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, और एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कहाँ पर? इमर्ज ऑन टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड। पेज नंबर है ये एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 199। नाउ क्वेश्चन नंबर 114। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, नोडल मस्कुलेचर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल। तो ये ठीक है, ये इसमें एक्सटर्नल नर्व स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती है।
इसमें इनिशिएट भी खुद होगा, मेंटेन भी खुद रहेगा। तो ये सही है। द ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स, लेकिन इनका बीट पर मिनट गलत दिया हुआ है, ये 70 to 75 बीट्स पर मिनट, तो ये गलत हो गया, ये सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 114 इज थर्ड। पेज नंबर है 199। नाउ क्वेश्चन नंबर 115, हाउ मेनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट बाय आवर हार्ट। तो कार्डियक साइकिल्स यूजुअली जो ऐसे नोड है वो डिसाइड करता है, और ये पेस मेकर भी इसी वजह से कहलाता है। नॉर्मल जो होगा ये 70 to 75 बीट्स पर मिनट, एवरेज 72, तो 72 बीट्स पर मिनट। पेज नंबर है ये 199। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, assertion and reason. The second hard sound is associated with closure of semilunar valves. तो ठीक है, लब और डब ये दो हार्ड साउंड्स हैं। लब हार्ड साउंड जो होती है ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर की वजह से, और जो डब साउंड है ये सेमी लूनर वॉल्व्स के क्लोजर की वजह से। तो सेकेंड हार्ड साउंड इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्व, सही है। द हार्ड साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, ये भी ठीक है, ये डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है इनका। अगर अब नॉर्मल हार्ट साउंड्स हैं, मरमर है, तो इसका मतलब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 116 इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर है ये 200। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। Statement when each peak in an ECG is identified with a letter from P to T that corresponds to a specific electrical activity of the heart. तो ये यहाँ पर सही है। ECG क्या रिकॉर्ड करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। तो P यहाँ पर ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, QRS कॉम्प्लेक्स ये हो गया यहाँ पर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के लिए, और इसके बाद फिर T वेव ये हो जाता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो ये P, ये QRS कॉम्प्लेक्स, और ये यहाँ पर T वेव, तो ये सही दिया हुआ है। द P वेव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, ये भी ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 117 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। इसका पेज नंबर था 201। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, a counter current mechanism operates between the two limbs of loop of Henle and those of Vasa recta। तो काउंटर करंट यहाँ पर ये जो लूप ऑफ हेनले है, और इसके बाद यहाँ पर वासा रेक्टा जो इसी के पैरेलल रन करेगी, तो इनके बीच में काउंटर करंट, यहाँ से ये NaCl बाहर आएगा, और वासा रेक्टा का जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें ये एंटर करता है। तो ये काउंटर करंट एक्सचेंज operates between the two limbs of loop of Henle and those of Vasa recta, ठीक है। In a nephron, the filtrate gets concentrated as it moves down the descending limb of loop of Henle, but is diluted by the ascending limb। तो filtrate gets concentrated as it moves down the descending limb। यहाँ पर जो descending limb है ये loop of Henle का, ये permeable होता है वाटर के लिए। तो वाटर जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर ये जो आएगा ये concentrated होगा, hypertonic होगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो इसमें सॉल्ट NaCl जो होगा ये रिमूव हो रहा है, जिसकी वजह से ये डाइल्यूट होगा। तो ये भी यहाँ पर बट इज डाइल्यूटेड बाय द असेंडिंग लिम्ब। तो दोनों ही यहाँ पर सही दिए हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है ये 210 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। Two statement, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Juxtaglomerular apparatus is a specialized portion of nephrons playing a significant role in the regulation of GFR। तो जहाँ पर DCT afferent arteriole के पास में होता है, वहाँ पर
ये जेजी सेल्स प्रेजेंट होंगी, ये अफरेंट आर्टीरियोल। और अफरेंट आर्टीरियोल की जो स्मूथ मसल सेल्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं जेजी सेल्स में। और डीसीटी में जो सेल्स होंगी ये मैक्यूला डेंसा बनाती हैं। तो सिग्निफिकेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ जीएफआर, ये ठीक है। जेजी सेल्स जो होती हैं ये रेनिन रिलीज करेंगी जो फाइनली एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। एंजियोटेंसिन 2 वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, और एल्डोस्टेरॉन भी रिलीज करता है। एल्डोस्टेरॉन सॉल्ट एंड वाटर रिटेनिंग है, तो ये ठीक है। पीसीटी इज द मेजर साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन इन ए नेफ्रॉन, ये भी ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, और 100% न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। सेलेक्टिव सिक्रीशन भी होता है यहाँ पर। सेलेक्टिव सिक्रीशन किसका? अमोनिया का। और यहाँ पर अमोनियम आयन के अलावा एच आयन, ये सिक्रीट होंगे। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर सिग्निफिकेंट रोल। इसका फंक्शन नहीं एक्सप्लेन किया हुआ है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 119 is second. Now we move to next question. Question number 120 is the functional unit of kidney: renal pyramid, renal tubule, nephron, glomerulus। तो फंक्शनल यूनिट यहाँ पर क्या हो गया? नेफ्रॉन। नंबर होता है लगभग 1 मिलियन इन ईच किडनी। NCERT 1 पेज नंबर 207। Are the major forms of nitrogen waste excreted by animals? Major forms of nitrogenous waste excreted by animals, तो अमोनिया, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड। तो मेजर फॉर्म होगा यहाँ पर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। जो यूरिया रिलीज करेंगे वो यूरियोटिलिक, जो यूरिक एसिड वो यूरिकोटिलिक, और अमोनिया वाले हो जाएंगे अमोनोटिलिक। पेज नंबर है ये 205। नाउ क्वेश्चन नंबर 122, चूज द अमोनोटिलिक ऑर्गेनिज्म अमंग द फॉलोइंग। तो अमोनोटिलिक ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, ये मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है नाइट्रोजनस वेस्ट का, और इसके एक्सक्रीशन के लिए हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। तो ये जो एक्वेटिक होंगे, तो एम्फीबियंस में एक्वेटिक एम्फीबियंस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में नहीं। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस यूरिया रिलीज करेंगे। ऑल इंसेक्ट्स, ये भी गलत है। इंसेक्ट्स जो टेरेस्ट्रियल होंगे वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। ऑल मैमल्स, मेनी बोनू फिशेस, तो यहाँ पर अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होगा फोर्थ। 122 इज फोर्थ। Now we move to next question. पेज नंबर है ये 205। Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Ammonia is generally excreted by diffusion across body surfaces or through gill surfaces in fish as ammonium ions. तो ये ठीक है, aquatic में diffusion के through होगा। Ammonia is readily soluble in water, तो अमोनिया रेडली सॉल्युबल है वाटर में, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, ठीक है ये भी। और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि डिफ्यूजन के थ्रू तभी पॉसिबल है जब ये रेडली सॉल्युबल हो। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर विल बी फर्स्ट। 123rd। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
question number 124. Now question number 124. Given below are two statements. Terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and ammonia. तो लेसर टॉक्सिक यहाँ पर यूरिया नहीं होगा, यूरिया अमोनिया, अमोनिया यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यूरिया एंड यूरिक एसिड होना चाहिए था. Many terrestrial insects and marine fishes mainly excrete urea. टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स ये यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिया नहीं, यूरिक एसिड होना चाहिए यहाँ पर. तो गलत है, ये स्टेटमेंट 1 भी गलत है और स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर इनकरेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 125. इन यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन. तो ये लिवर में होता है, कन्वर्जन साइकिल है, ऑर्निथिन साइकिल, ये इसी को बोलते हैं यूरिया साइकिल. क्रैब और हैंसलेट ने इसको खोजा था, क्रैब हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं. दीज एनिमल्स विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाई, तो ये एक्सक्रीशन होता है किडनी के थ्रू. तो लिवर एंड किडनी करेक्ट आंसर होगा 125 का फर्स्ट. पेज नंबर है ये 205. Now question number 126. Flame cells are excretory structure in. तो ये किसमें excretory structure है? Cephalochordate, Amphioxus, cockroach, all annelids या all of the above. तो flame cells excretory structure है ये. Cephalochordate है Amphioxus में, cockroach में यहाँ पर है Malpighian tubules. all annelids, annelids में है यहाँ पर Nephridia. तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 126. नाउ पेज नंबर 205. क्वेश्चन नंबर 127. ह्यूमन किडनीज आर, तो रेडिश ब्राउन ठीक है, बीन शेप ठीक है, सिचुएटेड बिटवीन सेकेंड लास्ट थोरेसिक एंड फोर्थ लंबर वर्टिब्रा, गलत. ये T12 लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में सिचुएटेड है. 5 to 7 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये इसका वेट है. 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 to 7 सेंटीमीटर वेट है और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है. तो ये गलत हो गया. 120 to 170 ग्राम इन वेट, ये ठीक है. 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस, ये सही है. तो एक A, B, E और F सेकेंड. पेज नंबर ये 206. क्वेश्चन नंबर 128. इन किडनी इनर टू हाइलम इज ए ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड विद प्रोजेक्शन कॉल्ड. तो ये ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस इसको बोलते हैं पेल्विस और ये प्रोजेक्शंस यहाँ पर होंगे कैलाइसिस, मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स. तो रीनल पेल्विस एंड कैलाइसिस. 128 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 129. पेज नंबर 206. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. PCT इज ए हाईली coiled पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल. तो यहाँ पर सही है, ये बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल के नीचे ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं PCT. फिर लूप ऑफ हेनले, फिर यहाँ पर ये होगा DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट. हाईली coiled पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल. Malpighian corpuscle इज लोकेटेड इन कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी. तो ये मेजर पोर्शन जो होता है ये किस में होगा? कॉर्टिकल रीजन में. बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, PCT, DCT. तो ये भी यहाँ पर सही दिया हुआ है. तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट 129. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. पेज नंबर है इसका 208. 130. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लूप ऑफ हेनले ऑफ ए कॉर्टिकल नेफ्रॉन. तो लूप ऑफ हेनले ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन. कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन दो तरीके के नेफ्रॉन है. मेजॉरिटी जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की है, कॉर्टेक्स रीजन में होंगे.
जक्स्ट्रा मेडुलरी वो नियर मेडुला होता है। तो लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल इन द मेडुला। लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड इज लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स रीजन। गलत हो गया ये। लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इन द मेडुला, ये होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी। लूप ऑफ हेनले एब्सेंट, गलत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। पेज नंबर है ये 208। नाउ क्वेश्चन नंबर 131, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो यहाँ पर सही है, जेजी सेल्स ये रेनिन रिलीज करती हैं, और रेनिन जो होता है फिर ये एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 फिर कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी है और एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है। एल्डोस्टेरोन सॉल्ट एंड वाटर रिटेनिंग है, तो ये सही है। जेजी इज स्पेशल सेंसिटिव रीजन फाउंड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशंस इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड इफरेंट आर्टीरियोल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तो ठीक है, यहाँ पर मैक्यूला डेंसा में इसकी सेल्स चेंज हो जाती हैं कुछ, और इफरेंट आर्टीरियोल ये गलत है, ये मेनली आफरेंट आर्टीरियोल की सेल्स होती हैं जो जेजी सेल्स में कन्वर्ट होती हैं, और ये स्मूथ मसल सेल्स होंगी, तो ये गलत। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर हुआ यहाँ पर 131 का थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 132, पेज नंबर है ये 209। क्वेश्चन नंबर 132, लूप ऑफ हेनले हैज टू लिम्स, द असेंडिंग लिम्ब एंड द डिसेंडिंग लिम्ब। तो ये वाला यहाँ पर हो गया असेंडिंग लिम्ब और ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द असेंडिंग लिम्ब। तो रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, ठीक है, ये प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो काउंटर करंट एक्सचेंज के द्वारा ये इसको मेंटेन रखता है। लूप ऑफ हेनले इसको मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पर वासा रेक्टा होगा, वासा रेक्टा की जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये NaCl यहाँ से रिलीज होगा, और ये डिसेंडिंग लिम्ब में यहाँ पर वासा रेक्टा की जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें एंटर करेगा, तो ये इसको मेंटेन रखने का काम करता है, वॉश आउट होने से रोकता है। तो ये सही दिया हुआ है सेकंड, फर्स्ट भी सही है। परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू आयंस, ये गलत है। जो ये आयंस के लिए ये परमिएबल है बट वाटर के लिए इम्परमिएबल, तो करेक्ट होगा थर्ड। पेज नंबर 209। नाउ क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ किडनी। NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop, which is exchanged with the descending limb of vasa recta। ये सही है। NaCl जो होगा ये यहाँ से रिलीज होगा ascending limb से, और ये जो descending limb vasa recta की है इसके साथ एक्सचेंज होता है, ये इसको एब्जॉर्ब करेगी। तो एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया, ये सही है। NaCl is returned to the interstitium by the descending limb portion of vasa recta, ये गलत है, ये डिसेंडिंग पोर्शन है और ये रिटर्न है, ये इसको अब्जॉर्ब कर रहा है। रिटर्न जो होता है वो होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से, यहाँ से ये रिटर्न होगा, तो सेकंड यहाँ पर गलत हो गया। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, तो कुछ अमाउंट यहाँ पर यूरिया का रिटेन रहता है, ये भी मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाता है, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी ठीक है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। पेज नंबर ये 209। नाउ क्वेश्चन नंबर 135, इज ए वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर वाइल इज ए वैसोडाइलेटर। तो ADH इसका नाम है वैसोप्रेसिन, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वाइल इज ए वैसोडाइलेटर, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर ANF, ये यहाँ पर वैसोडाइलेटर। तो ADH और ANF 134 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। पेज नंबर ये 212।
नाउ क्वेश्चन नंबर 135. यूरेमिया इज इंडिकेटिव ऑफ यूरेमिया में एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द ब्लड. और इसमें मेनली किसका, यूरिया का. तो ये हो गया मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज की वजह से. डायबिटीज इंसिपिडस, यहाँ पर एडीएच की कमी होती है. डायबिटीज मेलाइटस, ये इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन की कमी. और एडिसन्स डिजीज, यहाँ पर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इनकी कमी हो जाएगी. तो करेक्ट आंसर हुआ थर्ड. पेज नंबर है इसका 213. Thank you all of you. Now further discussion will be carried by my senior Sangam sir. Thank you so much. क्वेश्चन नंबर 136 जरा ध्यान से देखें. स्टेटमेंट है, चलें. तो गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, फर्स्ट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा. यस बेटा, थोड़ा सा अमाउंट, जो स्मॉल अमाउंट सलाइवा का है, सलाइवा है बेटा, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं. स्वेट प्रोवाइड द प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ऑफ स्किन. बट बेटा यही गलत हो गया, पसीना नहीं निकालता है बेटा, सीबम होता है जो सिबेसियस ग्लैंड निकालती है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स. सो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स. सो करेक्ट ऑप्शन 136 इज ऑप्शन थर्ड. और ये रोल वाले इस केस में बेटा यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे. नेक्स्ट देखे 137, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड थ्रू लार्जेस्ट ग्लैंड अवर बॉडी. तो बेटा जब लार्जेस्ट ग्लैंड अवर बॉडी की बात करेंगे तो इट इज केस ऑफ लीवर. तो लीवर अपनी बॉडी में पाई जाने वाली बेटा लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो कोलेस्ट्रॉल विटामिन ड्रग और डिग्रेडेड स्टेरॉयडल हार्मोन को निकालती है. तो बेटा ना तो कोलेस्ट्रॉल है, ना विटामिन है, ना, और क्या दे दिया है, डिग्रेडेड. तो भैया डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन भी लीवर से एक्सक्रीट होंगे. 137 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट. फिर देखो यहां पर लिखा हुआ है, इसे ध्यान से देखेंगे. नेक्स्ट देखें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ल्यूकोसाइट आर न्यूक्लिएटेड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा. तो बेटा जो ल्यूकोसाइट होती हैं, ये न्यूक्लिएटेड कंपोनेंट ब्लड प्लाज्मा का नहीं होता. अगर आप ध्यान से देखें तो प्लाज्मा तो फ्लूइड नेचर है, उसमें कहां पाया जाएगा, तो आपको याद रखना होगा ब्लड. तो इट इज नॉट ए केस ऑफ प्लाज्मा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव. यस. तो बेटा 120 दिन की जिंदगी आरबीसी की होती है और 1 से 7 दिन की जिंदगी ल्यूकोसाइट की होती है. 1 से 15 दिन की जिंदगी बेटा थ्रोम्बोसाइट्स की होती है, प्लेटलेट्स की होती है. द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ ग्रेन्यूल. यस बेटा, इसीलिए ए ग्रेनुलोसाइट इन्हें कहा जाता है. Hence they are called a granulocytes. तो आप जरा ध्यान से देखें, तो भाई जिनके नाम में बेटा साइट लगा होता है उन्हें आप ए ग्रेनुलोसाइट कहेंगे, और जिनमें फिल लगा होता है बेटा इन्हें आप ग्रेनुलोसाइट कहेंगे. तो फर्दर थर्ड ऑप्शन इज फॉल्स. न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट डिस्ट्रॉयड द फॉरेन एनिमी. यस बेटा, ये फैगोसाइटिक होती है. बेसोफिल कॉन्स्टिट्यूट द लीस्ट नंबर ऑफ WBC. इस बात को जरा ध्यान से करेंगे. और आपने नेवर लेट मंकी ईट बनाना याद किया था, तो सबसे कम बेटा बेसोफिल होती हैं. सो इट इज ट्रू. तो अपने पास 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं, और यहां इनकरेक्ट पूछा गया है. तो बेटा इनकरेक्ट अपने पास 2 हो गए. सो करेक्ट ऑप्शन 138 ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट देखें, सारी चीजें बेटा ध्यान से देखेंगे, आपको परसेंटेज दिखाई पड़ जाएगा.
नेक्स्ट देखें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट। बेटा इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो एबीए ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन। यस बेटा, इसे सरफेस एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पर ही एबीए ब्लड ग्रुप किया गया। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी है तो बी होगा, ए बी है तो ए बी होगा, नहीं पाया गया तो ओ होगा। प्लाज्मा ऑफ द ब्लड कंटेन प्रोटीन प्रोड्यूस रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। यस बेटा, प्लाज्मा में पाई जाती हैं वो प्रोटीन जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनती हैं, इन्हें हम लोग बेटा एंटीबॉडी कहते हैं। पर्सन विद एबी ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट एंड डोनेट। अब बेटा दोनों बातें लिख गई हैं, एक्सेप्ट एंड डोनेट। तो एबी ब्लड ग्रुप को बेटा हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, डोनर नहीं कहते हैं। तो ये बात हो गई फॉल्स, और यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें सिलेक्ट करना है। ओ ब्लड कैन बी डोनेट तो सो इट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल डोनर। यस, ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। ब्लड डोनेशन का रूल है, डोनर की एंटीजन रिसीवर की एंटीबॉडी से मैच नहीं करनी चाहिए, इसलिए बेटा ए बी हो जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट और ओ हो जाता है यूनिवर्सल डोनर। तो 139 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। तो देख ले बेटा, इस टेबल से सारी चीजों को आप मैच करके देखेंगे। नेक्स्ट देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आरएच ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रेसियस एंटीजन। यस बेटा, ए बी के साथ साथ रेसियस मंकी में एक और स्पेशल एंटीजन पाई गई, इसे आरएच एंटीजन कहते हैं। ठीक, और बेटा 90% इंडियंस में ये पाई गई। अब अगर देखा जाए तो अगर बेटा हम लोग ए पॉजिटिव बी निगेटिव बी पॉजिटिव बी निगेटिव की बात करते हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव जो फैक्टर होता है ये आरएच एंटीजन पर डिपेंड करता है। अगर ए एंटीजन विद आरएच एंटीजन है तो ए पॉजिटिव कहलाएगी, विदाउट है तो ए निगेटिव कहलाएगी। नियरली 80% ऑफ ह्यूमन पासेस है आरएच एंटीजन। यस, तो बेटा 80% के आसपास, उनमें 90% इंडियंस के पास बेटा आरएच एंटीजन पाई जाती है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो 140 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। और बेटा आरएच एंटीजन की प्रेजेंस आपने देख ली है पेज नंबर 196 पर। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट ऑफ द ड्यूरिंग क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। बेटा ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो बेटा सबसे पहले डैमेज टिश्यूज जो होते हैं वो टिश्यू फैक्टर निकालते हैं, और ये जो फैक्टर होते हैं बेटा ये थ्रोम्बिन को प्रोड्यूस कराते हैं, और जो थ्रोम्बिन होता है थ्रोम्बिन को प्रोड्यूस कराएंगे, और जो थ्रोम्बिन है बेटा ये फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में बदलेगा, और उसके बाद बेटा क्लॉट का बनना तय होगा। तो अपने पास बेटा सीक्वेंस हो जाएगा 3 4 1 2। तो करेक्ट ऑप्शन 151 इज ऑप्शन सेकंड। तो बेटा ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म पर फोकस करेंगे, पेज नंबर 196। ऐसे नोड इज कॉल्ड पेसमेकर ऑफ द हार्ट। वाई बेटा ऐसे नोड को पेसमेकर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा जो ऐसे नोड है वो नोडल टिश्यू है, और ये ऑटो एक्साइटेबल है, हार्ट बीट की इनिशिएशन कराता है, 70 से 75 बार का एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराकर एवरेज 72 टाइम की कार्डियक साइकिल को शुरू कराता है। इसलिए इसे ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं, और बेटा एवी नोड को पेस सेटर कहते हैं। ऐसे नोड जिस पेस को जनरेट कर देता है, एवी नोड उसी पेस को वेंट्रिकल में ट्रांसफर करता है। ये चेंज नहीं करता है, ये डिले नहीं करता ट्रांसमिशन, और वेंट्रिकल में इसका रोल नहीं होता, ये न्यूरल सिग्नल की बात नहीं, लेकिन ये रैथमिक एक्टिविटी की हार्ट को इनिशिएट और मेंटेन करता है। तो 142 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। याद रखेंगे ऐसे नोड पेस मेकर, एवी नोड पेस सेटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 142 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। लिखा हुआ है ऐसे नोड इज पेस मेकर, पेज नंबर 199। नेक्स्ट केस को देखें, मैचिंग द बिलो डायग्राम। चलो पी वेव क्या है, क्यूआरएस क्या है, टी वेव क्या है। बेटा पी वेव जो होती है
वो सिस्टॉल ऑफ एट्रिया ऐसे नोट की एक्टिविटी को बताती है, क्यूआरएस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को बताती है, और टी वेव्स इंड ऑफ सिस्टोल को बताती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। तो ए मैच विद टू, बी मैच विद फर्स्ट, ए मैच विद टू, बी मैच विद फर्स्ट एंड सी विद थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 143 इज ऑप्शन थर्ड। लिखा हुआ है जो पी वेव है वो डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, पेज नंबर 201। फिर एक बार जरा करेक्ट मैचिंग को सेलेक्ट किया जाए, करेक्ट मैचिंग को सेलेक्ट किया जाए। तो हार्ट फेल्योर कहलाता है कि अगर हार्ट प्रॉपर काम करने से मना कर दे तो बेटा इसे आप हार्ट फेल्योर कहेंगे। और हार्ट फेल्योर के बाद बेटा अगर हार्ट धड़कने से मना कर दे इसे कार्डियक अरेस्ट कहेंगे। और कोरोनरी डिसीज को एथ्रियोस्क्लेरोसिस कहेंगे। और बेटा जो चेस्ट पेन होता है ड्यू टू इनएडिक्वेट इसे आप एंजाइना पेक्टोरिस कहेंगे। और हार्ट मसल का सडन डैमेज हो जाना कार्डियक का हार्ट अटैक कहलाता है। तो इस तरह से बेटा अपने पास मैचिंग हो जाएगी A4, B5, C1, D3 और E2 की। तो ऐसे E2 की मैचिंग अगर हो जाती है E2 तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। तो डिसीज और बेटा उनके साथ उनकी करेक्टरिस्टिक को मैच करते हुए मैचिंग को फ्रेम किया गया, पेज नंबर 203। नेक्स्ट देखें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिम्टम एक्यूट चेस्ट पेन। तो बेटा एक ही आपने डिसऑर्डर पढ़ा जिसमें एक्यूट चेस्ट पेन देखने को मिलता है, ऑक्सीजन की इनफ सप्लाई नहीं होती है, कॉमन है मिडिल एज और एल्डरली में, बेटा ऐसी कंडीशन को एंजाइना कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 145 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेटा फिर एक बार करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व प्रोड्यूस डब साउंड। तो बेटा पहली हार्ड साउंड लब होती है जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व से प्रोड्यूस होती है। तो जब सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होते हैं तब बेटा सेकेंड हार्ड साउंड डब प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। और बेटा लब साउंड प्रोड्यूस होती है जब बाइकैस्पिड ट्राइकैस्पिड वाल्व क्लोज करते हैं। A cardiac cycle consists of systole and diastole both atria and ventricle। यस, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल का टेक प्लेस होना कार्डियक साइकिल कहलाती है। वो चाहे वेंट्रिकल का सिस्टोल हो, वेंट्रिकल का डायस्टोल हो, यूरिकल का हो या यूरिकल का सिस्टोल डायस्टोल हो, टोटल टाइम ड्यूरेशन 0.8 सेकंड का लगता है। यूरिकुलर सिस्टोल डायस्टोल का ड्यूरेशन अलग और वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल का ड्यूरेशन अलग, लेकिन टोटल ड्यूरेशन दोनों का 0.8 सेकंड होता है। एवरेज नंबर ऑफ द टाइम इन नॉर्मल हार्ट बीट 72। यस बेटा एक हेल्दी पर्सन में नॉर्मल हार्ट बीट 72 देखने को मिलती है। चेंज इन ब्लड वॉल्यूम इन ऑल द चैम्बर ऑफ हार्ट अकर्स ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। यस, सब सारे चैम्बर में बेटा चेंजेस नजर आते हैं। तो अपने पास फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, बाइकैस्पिड ट्राइकैस्पिड वाल्व ओपन अलाउ। बेटा जब बाइकैस्पिड ट्राइकैस्पिड वाल्व ओपन होते हैं तो आपके पास ये राइट यूरिकल है और ये लेफ्ट यूरिकल है और इधर के पास है आर, इसके पास टीसीवी और बेटा यहाँ बीसीवी है। तो राइट यूरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट यूरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो ब्लड फ्लो फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा फ्लो इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन नंबर 147 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए 148, क्वेश्चन नंबर 148 को देखा जाए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
फिल्ट्रेट इज हाइपरटोनिक इन डिसेंडिंग लिम्ब व्हाइल हाइपोटोनिक इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। अगर आपको हेनले लूप की कंडीशन मालूम है तो बेटा ये डिसेंडिंग लिम्ब, ये असेंडिंग लिम्ब, इट इज परमिएबल फॉर वाटर। तो बेटा वाटर जब निकलेगा तो ऊपर से नीचे जाने पर फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होता चला जाएगा, और इट इज परमिएबल फॉर NaCl, तो ऊपर नीचे से ऊपर जाने पर बेटा ये डाइल्यूट हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। यस, डिसेंडिंग लिम्ब H2O के लिए परमिएबल होगी और बेटा NaCl के लिए नहीं। DCT सीक्रेट H प्लस K प्लस एंड अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन। यस, ये केस ट्यूबुलर सीक्रेशन का है बेटा। जब ब्लड से इम्प्योर चीजें फिल्ट्रेट में छोड़ी जाती हैं, इसे ट्यूबुलर सीक्रेशन कहेंगे, और फिल्ट्रेट से चीजें ब्लड तक भिजवाई जाती हैं बेटा, इसे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो लाइक बाइकार्बोनेट Na वाटर आर रीअब्जॉर्ब इन DCT। यस बेटा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन DCT में देखने को मिलता है। यही साइट है एल्डोस्ट्रॉन की और यही साइट होती है ADH की। ADH वाटर के केस को सॉल्व कराता है। अगर ज्यादा पानी है तो उसे रीअब्जॉर्ब करा देगा, और बेटा NaCl पर काम करता है एल्डोस्ट्रॉन, इसे साल्ट रिटेंशन हार्मोन कहेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर ऑल आर ट्रू। सो 148 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। चले तो बेटा ये DCT है और सारी बातें लिखी हुई हैं पेज नंबर 209 पर। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। फिर एक बार कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कर लिया जाए, और जरा ध्यान से देखें तो बेटा हेनले लूप कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए जिम्मेदार होता है। अब बेटा जो PCT होती है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो अपने पास C1 A3, C1 और A3, ऐसा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो बेटा 149 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। बाकी आप मैचिंग देख लें भाई। मेडुला में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन कराने के लिए आपके पास काउंटर करंट की मैकेनिज्म पाई जाती है, तो 149 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 150। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 150 की बात करी जाए जरा भाई, 150 की बात करी जाए। चले, ए माइन्यूट वेसल विच नेटवर्क रन पैरेलल टू हेनले लूप फॉर्मिंग यू शेप वासा रेक्टा। बेटा जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, इनकी एक कैपिलरी हेनले लूप को चारों ओर से घेरती है, इसे वासा रेक्टा कहेंगे। हेनली लूप भी यू शेप और वासा रेक्टा भी यू शेप, सो इट इज ट्रू। मैलपीजियन कार्पसल PCT DCT नेफ्रॉन सैचुरेटेड इन कॉर्टिकल रीजन। यस, केवल हेनले लूप का लोअर पार्ट जो होता है बेटा वो मेडुला की ओर जाता है। मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन लॉन्ग लूप ऑफ द हेनले बेटा इनटू मेडुला, बस यही मामला गड़बड़ हो गया। 85% जो नेफ्रॉन होते हैं वो कार्टिकल नेफ्रॉन है, जिसमें हेनले लूप बेटा लॉन्ग नहीं शॉर्ट होता है, तो दिस इज फॉल्स। कार्टिकल नेफ्रॉन इन लेस इन नंबर, नहीं भैया ये 85% होते हैं मोर इन नंबर। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आर इनकरेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट, बट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो 150 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन थर्ड। तो 150 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। बेटा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जरा देखें। तो ब्लड वेसल लीडिंग ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड इफरेंट आर्टियोल। जो ब्लड वेसल है लीडिंग टू ग्लोमेरुलस कॉल्ड, तो देखो भैया वो ब्लड वेसल जो ग्लोमेरुलस बनाती है, तो आपने इसे एफरेंट आर्टियोल कहा था, और इसे छोड़ने वाली को, लीविंग वाली को आपने इफरेंट आर्टियोल कहा है। तो
तो इट इज नॉट ए केस ऑफ इफरेंट, इट इज ए केस ऑफ एफरेंट। तो पहली बात ही गलत हो गई। वासा रेक्टा पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी ग्लैमेरुलस ऑल हैव ब्लड। यस, तो बेटा पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी की ही एक कैपिलरी का नाम वासा रेक्टा है, इसमें ब्लड होता है। कार्टिकल नेफ्रॉन हाईली रिड्यूस वासा रेक्टा रखते हैं। वासा रेक्टा रन पैरेलल टू हेनले लूप इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में हेनले लूप लॉन्ग होता है, वासा रेक्टा उसे चारों ओर से घेरती है। फर्दर इट इज ट्रू। तो 151 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, जेजी एपरेटस डज नॉट प्ले अ रोल इन। बेटा जो जेजी एपरेटस होता है वो इनमें से कौन से किसमें रोल प्ले नहीं करता? तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो जेजी एपरेटस है बेटा वो रास मैकेनिज्म को कराता है, जीएफआर को इंक्रीज कराता है। अब बेटा ये जो जेजी सेल पाई जाती है, ये जेजी सेल पाई जाती है किडनी में, और किडनी में ये जेजी सेल स्टिमुलेट करती है सीक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन को, इरिथ्रोपोइटिन को, और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इरिथ्रोपोइसिस के लिए जिम्मेदार है, आरबीसी बनाने के लिए। तो भैया फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में भी मदद करेगी। लेकिन जेजी एपरेटस एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया में मदद नहीं करता, तो केवल चौथा वाला काम नहीं करेगा, बाकी सब काम करेगा। तो एक्सेप्ट यूरिया डिपोजिशन को छोड़कर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेनिन सब में काम करता है। तो 152 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेटेड रिस्पांस एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ। जब ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो ध्यान करें किडनी की इनबिल्ट रेगुलेशन के लिए पहला ही केस था, अगर ब्लड वॉल्यूम कम होगा, बॉडी फ्लूइड कम होगा, तो हाइपोथैलेमस में लगे हुए रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और रिलीज कराएंगे वैसोप्रोसिन को, जो स्टोर हो जाएगा जाकर न्यूरोहाइपोफाइसिस में पोस्टीरियर लोब पर, और वहीं से वो रिलीज होगा। तो नाउ इट इज केस ऑफ एडीएच, और ये एडीएच जहां से रिलीज होगा उस पॉइंट को भी याद रखना होगा। तो बेटा ये एडीएच रिलीज होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस से। बेटा बनता तो हाइपोथैलेमस में है, स्टोर होता है एंटीरियर लोब पर, इसे आप न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, यहीं से रिलीज होता है। तो 153 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। बेटा इनमें से इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। अल्फांसो कार्टी, अल्फांसो कार्टी जो थे बेटा उन्होंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल की स्टडी की। मेल्विन कैल्विन ने प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया। जीएन रामचंद्रन ने बेटा डीएन रामचंद्रन ने नेचर नाम की किताब लिखी, लेकिन बेटा ये किताब 1954 में लिखी गई और यही मैच इनकरेक्ट हो गया, और नेशनल मेडल ऑफ साइंस से कैथरीन इशू को अवार्ड किया गया। तो 154 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। 155 को देखें, 155 को देखें, रास गेट एक्टिवेटेड अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। बेटा जब बॉडी में पानी का लॉस हो जाता है तो बेटा फ्लूइड कंटेंट लो हो जाते हैं, रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है। अब अगर रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है तो कब एक्टिवेट होगी? जब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों कम हो जाते हैं। डायरिया में केवल पानी की कमी नहीं होती है, इसलिए डायरिया जब हो जाती है तो जब सब्स्टिट्यूट चढ़ाया जाता है बेटा नमक चीनी के घोल के साथ उसको जोड़ा जाता है, तो दोनों चीजों की कमी हो जाती है। तो बेटा असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। So question number 155 correct option is option first. Yes, रेनिन की बात करेंगे। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। बेटा इनमें से इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। तो देखो भाई, अमोनिया मैनी बोनी फिशेस, इट इज ट्रू, बट अमोनिया इज नॉट प्रेजेंट इन टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, इट इज प्रेजेंट इन एक्वाटिक एम्फीबियंस। तो यही बात हो गई गलत। यूरिया मैराइन फिशेस में मिलेगी, यूरिक एसिड लैंड स्नेल बर्ड और रेप्टाइल्स में देखने को मिलेगा। 156 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखें बेटा, एक्वाटिक एम्फीबियंस की बात हुई है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस की नहीं। फिर एक बार जरा मैचिंग, करेक्ट मैचिंग को देख लिया जाए।
बेटा अगर ग्लूकोस यूरिया में प्रेजेंट होता है तो इसे ग्लाइकोसूरिया कहेंगे, और अगर इन्फ्लेमेशन इन ग्लैमरुलाई हो जाए तो इसे ग्लैमरोनेफ्राइटिस कहेंगे। यूरिक एसिड ज्वाइंट पर डिपॉजिट हो जाए इसे गाउट कहेंगे। और बेटा अगर कैल्शियम क्रिस्टल्स इकट्ठा हो जाएं, मास ऑफ क्रिस्टल हो जाए किडनी में, तो इसे रीनल कैलकुली कहेंगे। तो ए मैच विद 4 एंड डी मैच विद फर्स्ट। तो ए मैच विद 4, डी मैच विद फर्स्ट, ये 2 हो गए। अब अपने पास एक और मिलाएं, B3 को ढूंढें, B3 अपने पास ये, तो 157 करेक्ट मैच इज ऑप्शन थर्ड। चलें नेक्स्ट देखें, ये रहा रीनल कैलकुली। बेटा क्रिस्टलाइज साल्ट इकट्ठा हो जाए, इन्फ्लेमेशन ग्लैमेरुलस में नेफ्रोटाइट ग्लैमेरुलोनेफ्रोटाइटिस कहलाएगी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द हीमोडायलिसिस प्रोसीजर। बेटा हीमोडायलिसिस प्रोसीजर के लिए इनमें से कौन सी बात सही है? चलो, तो बेटा जो सेलोफेन है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट नहीं करती। डायलिसिस में जो क्वाइल ट्यूब होती है वो पैराफिन नहीं सेलोफेन की बनी होती है। कंपोजिशन ऑफ डायलाइजिंग फ्लूइड डिफरेंट दैट प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा से डिफरेंट नहीं होता, बट इट इज ड्रेन इन कन्वीनिएंट आर्टरी एंड पंप्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट कंटेनिंग हिपेरिन। यस, तो बेटा यही बात सही है, रेडियल आर्टरी से निकालते हैं, हिपेरिन मिलाया जाता है और डायलाइजिंग के बाद वापस एप्रोप्रिएट वेन में जब छोड़ा जाता है तो एंटी हिपेरिन को मिलाकर छोड़ा जाता है। तो 158 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एंड एनिमल गिवन बिलो, और करेक्ट मैच को देखें तो ध्यान से देखो भैया, ग्रीन ग्लैंड, एंटीनर ग्लैंड, ग्रीन मेल्पीजियन ट्यूबुल बेटा काकरोच में मिलती है, ग्रीन एंटीनर ग्लैंड प्राण में देखने को मिलेगी, और नेफ्रीडिया बेटा अर्थवार्म में मिलता है, और प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लैटवर्म में देखने को मिलेगा। तो ए मैच विद 4 अपने पास 2 हो गए, और सी और बी मैच विद थर्ड भी दोनों हो गए, और सी मैच विद सेकंड, और सी मैच विद सेकंड कहीं और नहीं, तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 160 देखें, वेरियस इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द मैच्योरेशन रिफ्लेक्स आर लिस्टेड बिलो। जरा मैच्योरेशन के करेक्ट सीक्वेंस को अगर हम लोग बात देखें, ठीक, चलो भैया ध्यान से देखना, हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले जो यूरिनरी ब्लैडर है वो 500 ml यूरिन को स्टोर करेगा, और जब ये स्टोर हो जाएगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे, होंगे, और बेटा ये सिग्नल देंगे सीएनएस को, सेंड टू सिग्नल सीएनएस, और बेटा जो सीएनएस है वो मोटर न्यूरॉन से मैसेज भेजता है। स्मूथ में जो मसल्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी, ड्यूट्रसल मसल्स और इंटरनल स्फिंक्टर, मैसेज आता है वाया ऑटोनोमस बेटा पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक। जो सिंपथेटिक नर्व आती हैं वो इंटरनल स्फिंक्टर को कॉन्स्टेट कराती हैं, ब्लैडर को रिलैक्स कराती हैं। जब सिंपथेटिक नर्व काम करती है तो इसका यूरिनरी ब्लैडर फिल करता है, इसलिए सिंपथेटिक नर्व को नर्व ऑफ फिलिंग, और पैरासिम्पथेटिक लाती है टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूट्रसल मसल और स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड रिलैक्स इंटरनल स्फिंक्टर। तो भैया इसके बाद मैसेज सेंड हो गया। अब जब सेंड होगा तब क्या होगा, ये जो सीएनएस है ये मैसेज भेजेगा कॉन्ट्रैक्शन का। तो भैया फर्स्ट के बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसके बाद यूरिन रिलीज हो जाएगी, यूरिन रिलीज होगी। अब जरा अपने इस सीक्वेंस को ध्यान से देखें, ठीक, तो यूरिन रिलीज हो जाएगी, तो पहले 4 और फिर थर्ड होगा, तो सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो 160 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। फिर एक बार बेटा जो मैचिंग है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की है, जरा आप ध्यान से देख लें।
तो बेटा नेफ्रीडिया अर्थवाम में देखने को मिलेंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया प्लेटिहेल्मिन्थेस और रोटिफर्स में देखने को मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वर्टिब्रेट में मिलेंगे, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट में देखने को मिलेंगे। तो 161 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। यस, नेक्स्ट देखें, कार्डियक आउटपुट इज, किसे बेटा कार्डियक आउटपुट कहेंगे? तो 1 मिनट में ईच वेंट्रिकल जिस वॉल्यूम को पंप करता है उसे कार्डियक आउटपुट कहेंगे। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, इसी को आप कार्डियक आउटपुट कहेंगे। और एक कार्डियक साइकिल में जो ब्लड पंप होगा उसे आप स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। हेल्दी पर्सन में कार्डियक आउटपुट 5 से 5.25 लीटर का होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बेटा 70 ml का होगा। तो वन इंटायर हार्ट कंटेनिंग की बात नहीं होगी, ऑक्सीजनेटेड की बात नहीं होगी, केवल डीऑक्सीजनेटेड। जब ईच वेंट्रिकल लिख दिया तो बेटा राइट साइड का वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड रखेगा। 162 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेंट्रिकल गेट फुली एम्प्टी एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो ध्यान रखेंगे जो वेंट्रिकल है बेटा वो पूरी तरह से खाली नहीं होता, क्योंकि ऊपर से चीजें गिरना होता है, ये फुल्ली एम्प्टी नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ड्यूरन एट्रियल डायस्टोल मोर देन ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल। अगर आप दोनों के डायस्टोल की कल्पना करेंगे तो बेटा एक में टाइम ड्यूरेशन 0.76 सेकंड का लगता है और एक में बेटा 5 सेकंड का लगता है, इसे आप याद रखेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। तो भैया ओनली सेकंड इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 164 और 164 की बात करी जाए, इफ द हार्ट बीट ऑफ द एथलीट इज 85 टाइम पर मिनट, ब्लड पंप बाय हिज हार्ट पर मिनट इज 5525, द अमाउंट ब्लड पंप हिज हार्ट इज ईच कार्डियक साइकिल विल बी। बेटा स्ट्रोक कितना ब्लड हर इस कार्डियक साइकिल से बाहर निकलता है? तो बेटा जो निकलता है इसे आप स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे, और स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हमें निकालना है तो बेटा हम लोग याद रखेंगे कार्डियक आउटपुट अपॉन हार्ट बीट। अब बेटा कार्डियक आउटपुट दिया हुआ है, कार्डियक आउटपुट दिया हुआ है 5525 और बेटा हार्ट बीट दी गई है 85 और इससे हमारे पास डेटा निकल के आता है 65 ml। तो बेटा इस केस में स्ट्रोक वॉल्यूम 65 ml हो जाएगा। फिर ध्यान रखते हैं कि बेटा कोई चीज फिक्स नहीं होती, स्ट्रोक वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, कार्डियक आउटपुट भी चेंज हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 164 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करेंगे। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर एक बार जरा करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो मोस्ट ऑफ द फिशेस है 1 चैम्बर, तो ज्यादातर फिशेस में 2 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस है 3 चैम्बर, यस। क्रोकोडाइल एलिगेटर को छोड़कर ज्यादा तादाद एम्फीबियंस में सबके पास बेटा मोस्ट 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, यस इट इज ट्रू। कुछ ऐसे कनेक्टिंग लिंक है जहां केवल बेटा दो पाए जाते हैं। और बेटा ऑल बर्ड हैव ए 4 चैम्बर, यस। तो बर्ड और मैमल्स एक्सक्लूसिवली 4 चैम्बर हार्ट रखते हैं, पर मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस जो होते हैं वो 3 चैम्बर हार्ट रखते हैं। सो 165 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, फर्स्ट इज RH इनकाउंटेबिलिटी, RH इनकाउंटेबिलिटी आल्सो ऑब्जर्व्ड इन व्हेन फादर इज RH नेगेटिव एंड मदर नो। बेटा RH इनकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है जब RH पॉजिटिव फादर होगा और बेटा RH नेगेटिव मदर होगी, या RH पॉजिटिव RH नेगेटिव मदर होगी या RH पॉजिटिव फीटस होगा। दोनों केसेस में देखने को मिलेगा जिस इज जस्ट लाइक रिवर्स ऑर्डर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। RH factor is found freely in blood plasma of RH positive men and women, yes. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ट्रू कहां से हो जाएगा बेटा, जब आपने RH पॉजिटिव मैन और वुमेन दोनों की कंडीशन नहीं, वुमेन को तो बेटा नेगेटिव होना पड़ेगा, तो बेटा दोनों बातें हो गई इनकरेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। थोड़ी सी बेटा सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी, कंसेप्ट मजबूत करके आगे की ओर बढ़ना है। चलो भाई, इन ऑर्डर द ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल इन द मैमेलियन हार्ट। तो बेटा राइट वेंट्रिकल से शुरू करो, और बेटा राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, जाती है लंग्स में, लंग्स से पल्मोनरी वेन आती है लेफ्ट यूरिकल में, लेफ्ट यूरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाती है एरोटा में। अब ये अपने पास पूरा सीक्वेंस देखने को मिलता है, और इस सीक्वेंस को ध्यान से देखेंगे तो अपने पास बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। तो बेटा इनमें से जरा करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो ECG हैज ए ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। यस बेटा, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर को पता लगाने के लिए बेटा ECG का सहारा लिया जाता है। तो ठीक, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज ए रिकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल चेंज ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। अब बेटा हमें याद रखना होगा कि जो ग्राफ है, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग मतलब वो पेपर, उस पेपर को ग्राफ नहीं कहते बेटा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। टेक्निक को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, निकलने वाले पेपर को बेटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो सेकंड इज फॉल्स। टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ECG पेशेंट कनेक्ट टू मशीन विथ 3 इलेक्ट्रोड, 1 इन ईच रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल। ये बात हो गई बेटा सही अगर नॉर्मल है, और बेटा अगर इलोबरेट करना है तो मल्टीपल लीड ऑन चेस्ट रीजन पर यूज करते हैं। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड। यस, अपने आप हो जाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। यस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। तो अब अपने पास हो गया केवल सेकंड वाला मामला गड़बड़ हो गया। सो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इज करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। लिख दिया गया इंट्रिंसिकली बेटा ये रेगुलेटेड होता है। नेक्स्ट देखें, न्यूरल सिग्नल थ्रू द पैरासिम्पैथेटिक। बेटा जो न्यूरल सिग्नल पैरासिम्पैथेटिक से आते हैं ये क्या कराते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा बेटा, गिरे हुए सिस्टम को उठाने का काम सिंपैथेटिक नर्व करती है, उठे हुए सिस्टम को गिराने का काम पैरासिम्पैथेटिक करती है। तो भैया सारे तीनों फैक्टर, कार्डियक आउटपुट हो, हार्ट बीट हो, वेंट्रिकुलर स्ट्रेंथ हो, इन सबको डिक्रीज करने की का काम पैरासिम्पैथेटिक करेंगे। तो ये जो इंक्रीज वाला खेल है बेटा ये तो हो गया गलत, ये इंक्रीज वाले सारी कहानी हो गई गलत। अब जब सारी कहानी गलत हो गई तो अपने पास अब केवल बेटा डिक्रीज वाली बात रह जाएगी। अब डिक्रीज वाले में हार्ट रेट को, बीट को भी डिक्रीज करेगा, कंडक्शन को भी करेगा, कार्डियक आउटपुट को भी करेगा। तो BDF, तो BDF तो अपने पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। याद रखेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उठाने का काम करता है, इंक्रीज करने का काम, और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करने का काम करेगा। तो 169 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच विद द ब्लैंक। अब जरा आपके पास 3 फिल इन द ब्लैंक हैं, उन्हें आप जरा ध्यान से देखें। तो एनिलिडा हैव नेफ्रीडिया, एनिलिडा के पास नेफ्रीडिया है, और इंसेक्ट हैव, इंसेक्ट के पास मेलपीजियन टिबूल होता है। तो मेलपीजियन टिबूल तो अपने पास पहली ही मैचिंग से हो जाए तो ये नेफ्रीडिया हो गई, ये मेलपीजियन टिबूल हो गया। अब आगे अगर बढ़ना नहीं बढ़ना है तब भी आप जरा देख ले भाई, ठीक। चलो भाई, पहला, दूसरा, तीसरा देखें। ब्लड इंटर्स इनटू, ग्लैमेरुलस में ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल से आता है, इफरेंट आर्ट्रियोल से जाता है। ड्यूरिंग मैच्योरेशन यूरिनरी ब्लैडर, मैच्योरेशन के दौरान बेटा यूरिनरी ब्लैडर होता है कॉन्ट्रैक्ट, और जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर होते हैं ये हो जाते हैं रिलैक्स। अब आप जरा करेक्ट मैचिंग को जरा ध्यान से देख लें। तो बेटा अपने पास ए नेफ्रीडिया है, बी मेलपीजियन टिबूल है,
लेकिन बेटा जो फिफ्थ है वो रिलैक्स नहीं है, ये फिफ्थ कंडीशन रिलैक्स की और सिक्स्थ कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है, जस्ट उल्टा है। तो अब अपने पास देखें तो बेटा थर्ड एफरेंट आर्ट्रियोल है, थर्ड एफरेंट आर्ट्रियोल और फोर्थ इफरेंट आर्ट्रियोल है, फिफ्थ कॉन्ट्रैक्ट है और सिक्स रिलैक्स है। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, इंडिकेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। फिर सारे स्टेटमेंट देखें और ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करें। तो बेटा मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स पर डिपेंड करता है, इट इज ट्रू। तो EDH हेल्प वाटर एलिमिनेशन मेकिंग यूरिन हाइपोटोनिक, नहीं भाई, ये जब पानी निकालेगा तो बेटा वो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, हाइपोटोनिक नहीं, वो हाइपरटोनिक बनाता है। सो सेकंड इज फॉल्स। प्रोटीन फ्री फ्लूइड फिल्टर्ड इन ब्लड प्लाज्मा इनटू बोमेन कैप्सूल इन नॉर्मल कंडीशन, यस। और बेटा हेनले लूप प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यस बेटा, जिसमें जितना बड़ा हेनले लूप होगा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन उसमें उतनी ही ज्यादा होगी। ग्लूकोज इज एक्टिवली एब्जॉर्ब इन PCT, तो याद रखेंगे बेटा गाना को, गाना को आप याद रखते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम बेटा ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, और वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट और कैटाइन बेटा वो पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं। तो अपने पास केवल बेटा बी वाला फॉल्स हो गया, बाकी सब करेक्ट हो गए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। चले फिल इन द ब्लैंक्स, फिर एक बार देखें 172 और 172 पर फोकस किया गया। तो द A is utilized by organisms to indirectly break down of nutrient molecule like glucose to drive performing for the various activity। तो आप इनडायरेक्टली O2 का यूज करते हैं और एनर्जी बनाने के लिए करते हैं फॉर कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के इस इवेंट में आप ऑक्सीजन का कंटिन्यूअस यूज करेंगे और जो सेल है बेटा वो CO2 को प्रोड्यूस करेंगी और वो बॉडी के बाहर निकलती चली जाएंगी। तो 172 O2 एनर्जी, O2 CO2, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, वाई हार्मोन इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। अब बेटा अगर वो हार्मोन जो मैंगो में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, डीप वाटर राइस प्लांट में इंटरनोडल इलांगेशन करता है, तो ये सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने बेटा एथिलीन की पढ़ी थी। SX हार्मोन है जो रूट प्रमोट करता है रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन की। फिर आपको याद करना होगा ये काम भी बेटा एथिलीन का ही होता है, एथिलीन का होता है। और Z इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन, इंक्रीज द टॉलरेंस। अब बेटा क्योंकि वहां आपने लिख दिया है इनहिबिट, तो एक ही इनहिबिटर है जिसे आपने ABA कहा है, तो एथिलीन और ABA को याद करेंगे तो एथिलीन ABA के पास अपना ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 173, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। fill in the blank, both the lactic acid and alcoholic fermentation not much release energy less than। अब NCERT की लाइन है उसे ध्यान से देखें भाई। जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है इसमें 7% से कम एनर्जी रिलीज होती है, और जो ईस्ट पॉइजन होता है वो अबाउट 13% के आसपास होता है। और जब वन मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड एस्टल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, ठीक, तो बेटा एस्टल कोएंजाइम में जब कन्वर्ट होता है तो अपने पास एक पायरुविक एसिड से एक NADH बनता है। क्योंकि दो पायरुविक एसिड बनते हैं तो दो बनते हैं, यहां एक पायरुविक एसिड की बात हो रही है, तो 7%, 13%, 7%, 13% और 1, तो अपने पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 174, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। फिर देखें फिल इन द ब्लैंक, नेक्स्ट देखें तो लाइट सैचुरेशन अकर्स परसेंटेज ऑफ द फुल सनलाइट। तो हम लोगों ने पढ़ा है बेटा 10% लाइट ही प्लांट एब्जॉर्ब करके पेट भर लेते हैं। अब बेटा जो देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन, जो रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है तो वो रिलेशनशिप हमें लीनियर देखने को मिलती है।
लीनियर देखने को मिलती है। और C3 प्लांट शो सैचुरेशन, अब बेटा जो C3 है उनका पेट ज्यादा CO2 से भरता है और C4 का पेट कम CO2 से भरता है। अगर ज्यादा CO2 से भरता है तो आप उसे 450 ml के पास रखेंगे, कम पर भरता है तो इसे 360 कहेंगे। तो अब अपने पास 10% लीनियर 450 360 और अपने पास ऑप्शन आ जाएगा बेटा ऑप्शन 4। ध्यान से देखेंगे सारे डेटा आपको दिखाई पड़ेंगे पेज नंबर 150 पर। फिर एक बार फिल इन द ब्लैंक्स को देखें। चलो भाई, तो जो सेंट्रियोल और स्ट्रक्चर, जो सेंट्रियोल है बेटा ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। और जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक, दे आर लाई परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर पाए जाते हैं। सेंट्रियोल हैज ए कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन, कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्यूबुल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई पेरिफेरल ट्यूबुल्स देखने को मिलती हैं। और ईच पेरिफेरल फाइब्रिल सेंट्रियोल जो होती हैं बेटा ये ट्रिपलेट होती हैं। और सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड हब, बेटा इस सेंट्रल पार्ट को हब कहा जाता है। सब बेटा एनसीईआरटी की लाइनें हैं और पर्टिकुलर सेगमेंट से हैं। तो आप 176 करेक्ट मैचिंग को देखें तो मैचिंग हो जाएगी ऑप्शन 3। तो 176 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। देखें सिर्फ सारी की सारी सेंट्रियोल के बारे में बातें दी गई हैं। नेक्स्ट देखें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेटा इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना। तो आर्किड इज ए मोनोकाटिलिडनस इन विच सीड आर नॉन इंडोस्पर्मिक, यस। तो मोस्ट ऑफ द मोनोकाट आर इंडोस्पर्मिक एक्सेप्ट आर्किड, ट्रू। कैस्टर इज ए डाइकाटिलिडनस विच सीड आर इंडोस्पर्मिक, यस। तो मोस्ट ऑफ द डाइकाट आर नॉन इंडोस्पर्मिक एक्सेप्ट कैस्टर। मोनोकाट सीड द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनियस लेयर का, यस। तो बेटा एंडोस्पर्म की प्रोटीनियस लेयर, एंडोस्पर्म की प्रोटीनियस लेयर एलुरान लेयर कहलाती, जिसकी प्लॉइडी 3n होती है, एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से सेपरेट कराती है। P n ग्राम सीड आर एंडोस्पर्मिक, यही बात गलत हो गई बेटा, ये सब डाइकॉट सीड है और बेटा डाइकॉट सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो 177 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। रिफर द फॉलोइंग एनिमल, आइडेंटिफाई, दो है फ्लूइड फिल्ड कैविटी कंप्लीट लाइनिंग ऑफ मीजोडर्म। बेटा फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो और मीजोडर्मल लाइनिंग हो, इसे आप सीलोम कहेंगे, इसे आप सीलोम कहेंगे। और बेटा सीलोम मिलती है एनिलिडा से कॉर्डेटा तक, एनिलिडा से कॉर्डेटा तक। तो साइकन पोरीफेरा का मेंबर है, बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, नीरिस एनिलिडा का मेंबर है, सी फैन गार्गोनिया सीलेंटेटा का मेंबर है, स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, किंग क्रैप आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो इन सब में हमें देखने को मिलेंगे, तो केवल सी फैन और साइकन में देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटा अब अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एल्गी एंड करेक्ट ऑप्शन। एल्गी को देखें और बेटा करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें, करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। चलें, तो एल्गी की प्लांट बॉडी थैलोइड होती है, मोस्टली वो एक्वेटिक होती हैं और इनमें वेजिटेटिव सेक्सुअल एसेक्सुअल मेथड देखने को मिलता है। क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स आर मल्टी सेलुलर, बस यही बात गलत हो गई। क्लेमाइडोमोनास बेटा यूनिसेलुलर एल्गी होती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट बट थर्ड आर इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा 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 बेटा, हाँ ध्यान से देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों है भैया, ठीक है। तो अब अपने पास ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन 3। चलिए बाय मिस्टेक उसको टिक लगा लिया गया है उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्लाइम मोल्ड।
बेटा स्लाइम मोल्ड के रिगार्डिंग कौन सी बातें सही है? तो स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कहलाता, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, यस ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। अनफेवरेबल कंडीशन में डिफरेंशिएट होकर प्लाज्मोडियम बनाता है। और बेटा जो स्पोर्स होते हैं इनके पास ट्रू वॉल्स होती हैं, सो इट इज ए फॉल्स। स्पोर्स का डिस्पर्सल एयर करंट से होगा, ब्रीइंग एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट स्पोर सर्वाइव मैनी ईयर, यस। प्लाज्मोडियम कैन ग्रो इन सेवरल फीट, यस। तो केवल बेटा थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और बाकी बातें सब सही हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 180 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट।